और इसी पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान भी जुट गए हैं। इस पर चर्चा करने के लिए बीजेपी प्रवक्ता अश्विनी शाही इस वक्त हमारे साथ जुड़े हुए हैं, वहीं तो धर्मेंद्र सिंह प्रवक्ता एसपी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। सबसे पहले अश्विनी शाही का यहां पर रुख करेंगे। अश्विनी जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जो नतीजे आए हैं वो निश्चित तौर पर बीजेपी के लिए बेहद निराश करने वाले ये नतीजे रहे, लेकिन अब उसको लेकर मंथन का दौर यहाँ पर चल रहा है, सियासी उठापटक यहाँ पर देखने को मिल रहा है। जिस तरह से भूपेंद्र चौधरी की हम यहाँ पर बात करें, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा से मुलाकात की है और इस पर एक रिपोर्ट अपनी पेश की गई है। इसको लेकर आप क्या कहना चाहेंगे? अंकिता जी, देखिए, भारतीय जनता पार्टी एक अध्यक्षीय प्रणाली की पार्टी है जिसमें संगठन जो है बड़ा ही मजबूती से काम करता है। और जब चुनाव में हम लोगों को अपेक्षाकृत परिणाम नहीं मिला तो पार्टी को चिंता हुई और जो पार्टी ने जो है प्रदेश स्तर पर समीक्षा की। और जब समीक्षा करते हैं तो माननीय प्रदेश अध्यक्ष जी, जो पूरे उत्तर प्रदेश की जिम्मेदारी उनके ऊपर थी, वो अपनी रिपोर्ट लेकर केंद्र को उन्होंने दिया। और उस रिपोर्ट में जो कार्यकर्ताओं की रिपोर्ट आई थी, जो जनता की राय आई थी, ये सब चीजों में जो कमियां पाई गई, वो कमियां हम लोग अपना इंटरनल चीजों को करते रहते हैं। अब हम लोग पार्टी का जो भी होगा काम, कि कहाँ हम कमजोर रहे, कहाँ मजबूत रहे, कहाँ हमको सही करना है, कहाँ हमको क्या करना है, ये सब चीजों पर हम काम करेंगे। और आने वाले दिनों में बहुत सी चीजें आपको दिख जाएंगी। भारतीय जनता पार्टी ने कहाँ क्या करना है, बदलाव करना है कि नहीं करना है, ये पार्टी का अंदरूनी मामला है। बिल्कुल अश्विनी जी, जिस तरह से आप बोल रहे हैं कि बदलाव के बारे में भी यहाँ पर चर्चा हुई है और आने वाले समय में बदलाव भी यहाँ पर हो सकता है, तो वो किस तरह का बदलाव यहाँ पर हो सकता है? क्या अपर लेवल पर वो बदलाव होगा? नहीं, जैसे अध्यक्ष जी का कार्यकाल ही अब पूरा हो रहा है, हो सकता है प्रदेश अध्यक्ष बदले जाए, राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का कार्यकाल पूरा है, राष्ट्रीय अध्यक्ष बदले जाए, तो कुछ बदलाव, तो ये सब संभावित बदलाव है जो कि होना है। और बाकी आने वाले दिनों में हमने कहा जो हमारी कमियां रही हैं, जो हमारी अच्छाइयां रही हैं, इन सब चीजों पर हम लोग काम कर रहे हैं। आने वाले दिनों में अगर कहीं जैसे निकल के आ रहा है कि टिकट वितरण में कुछ प्रॉब्लम हुई थी, उसको सही करने का काम करेंगे। कहीं पर निकल के आ रहा है कि कार्यकर्ताओं की उदासीनता थी, तो वो क्यों थी, तो ये सब चीजें हम दूर करेंगे और एक नई तरीके से भारतीय जनता पार्टी 2027 के लिए तैयार होकर, अंकिता जी, आपको फिर से मैदान में। लेकिन अश्विनी जी, ये भी कहा जा रहा है कि बीजेपी में सब कुछ ठीक ठाक नहीं चल रहा है, उत्तर प्रदेश में अंदरूनी कलह भी खुलकर सामने आई है। देखिए, कयास तो लगते ही रहते हैं और विरोधी दलों का काम ही है कयास लगाना। और आप लोगों के सूत्र को तो सबसे पहले पता चलेगा, अगर कुछ होगा तो आप तो हेडलाइन चला देंगे उसका, लेकिन आज हेडलाइन तो नहीं चल रही है। हाँ, उन्होंने ये कहा, उन्होंने नाराजगी जाहिर की, ऐसी शंका है, उनकी ये मनसा है, तो ये कयास लगते रहेंगे। ऐसा कुछ नहीं है। हम लोग एक बहुत ही अनुशासित दल के कार्यकर्ता हैं, जो ऊपर से नीचे तक अनुशासन में हम रहेंगे। अगर कहीं दर्द है तो हम जरूर कहेंगे हम अपना दर्द, मगर कहीं अनुशासनहीनता नहीं करेंगे कि कांग्रेस की तरह G23 बना लिया गया और कपिल सिब्बल के घर पर पत्थर फेंक दिया गया। ऐसी कोई सूचना नहीं आई है और ना आई। जी बिल्कुल धर्मेंद्र सिंह जी, जिस तरह से हम देख रहे हैं कि उत्तर प्रदेश से लेकर दिल्ली तक में बीजेपी में घमासान देखने को मिल रहा है, इसे आप किस तरह से देखते हैं? अंदरूनी कलह की बातें भी निकलकर सामने आ रही हैं। अंदर का मामला है, अंदर का मामला है, लेकिन अंदर का मामला जब तक अंदर रहे और लोगों का हित न प्रभावित हो, तब तक अंदर का मामला है। सच ये है कि पिछले कुछ सालों से देखिए, जिस तरह से भारतीय जनता पार्टी के संगठन में प्रदेश अध्यक्ष और मुख्यमंत्री जी की या इसके पूर्व के इनके संगठन मंत्री एक सुपर सीएम के रूप में बैठाए गए थे, अधिकारियों के ट्रांसफर पोर्टिंग से लेकर के तमाम निर्णयों में उनकी महती भूमिका रहती रही, जिससे मुख्यमंत्री जी नाराज रहे। और उनकी सरकार में बैठे हुए 2 उप मुख्यमंत्री लगातार प्रयास में रहते हैं मेरे नाम के आगे से उप शब्द कब हट जाए। तो जो भारी अंतर विरोध है, भारी मतभेद है इन लोगों में, उसका खामियाजा उत्तर प्रदेश की जनता भुगत रही, नौजवान भुगत रहा, किसान भुगत रहा है, आम इंसान भुगत रहा है। पूरा उत्तर प्रदेश अराजकता के भेंट चढ़ गया। किस तरह से सड़कें, एक जो उप मुख्यमंत्री है, पिछली बार उनके पास सड़कों की जिम्मेदारी थी और लगातार डेडलाइन दे रहे थे कि 15 को, 30 को, इस तरह करते करते 5 साल बिता दिए कि उत्तर प्रदेश को गड्ढा मुक्त कर दूंगा। सच ये हुआ कि पूरे उत्तर प्रदेश को गड्ढे में बदल दिया। और उनका इस समय कौन सा विभाग है शायद किसी को मालूम नहीं है। वो प्रयासरत है। 3 दिन के प्रवास के बाद दिल्ली गए और परिवर्तन की पूरा हेडलाइन चलाते रहे कि बड़ा परिवर्तन, बड़ा परिवर्तन।
तो महत्वपूर्ण सवाल ये है कि ये इनके अंदर से बात उठ रही है। एक हार के बाद ये स्थिति है, धीरे धीरे देखते जाइए, जनता ने मन बना लिया है। आने वाले सारे चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हार का मुंह देखना पड़ेगा, और हार की आशंका से ही किस तरह से इनके अंदर इनके नेताओं के सुर बदल गए हैं। किस तरह ये इनके 5 साल कैबिनेट में साथी रहे माननीय मुख्यमंत्री जी के, उन्होंने किस तरह आरोप लगाया कि मेरे राजनीतिक जीवन में इतना भ्रष्टाचार तो कभी देखा ही नहीं। इनकी पार्टी के विधायक ने क्या कहा, कल एक देखिए और एक विधायक ने कहा कि किसी की सुनवाई नहीं होती, भ्रष्टाचार चरम पर है। तो इनके अंदर से आवाज आना शुरू हुई है, और जल्दी देखिएगा बहुत बड़े पैमाने पर इनके लोग छोड़ करके भागेंगे। तो उनको मालूम हो गया कि अब चुनाव जीतना नहीं तो अपना राजनीतिक भविष्य बचाने के लिए दल को तोड़ करके अलग हटेंगे। लेकिन इन सब के बाद भी हमें आशा थी कि जो समय बचा हुआ है, जो जनता ने इनको चुन के जिसलिए भेजा था कि जनता की समस्याओं को कम करने का प्रयास करें, बुनियादी सवालों पर स्वास्थ्य, शिक्षा, महंगाई, बेरोजगारी, भ्रष्टाचार, और जिस तरह से पीडीए के लोगों का, आम लोगों का जो हक मारी हो रही है, उनका आरक्षण के साथ खिलवाड़ हो रहा है, नौकरियों में उनको जगह नहीं मिल रही, उसमें कुछ करे तो अच्छा होता। लेकिन इन सब से अलग हटके मुख्यमंत्री जी को अपनी कुर्सी बचाने की चिंता पड़ी है। तमाम लोग जो बेटिंग इन चीफ मिनिस्टर है, उनको मुख्यमंत्री पद की शपथ लेने की चिंता पड़ी हुई है, और पूरा प्रदेश इसी में सफर कर रहा है। जी चलिए, शैलेंद्र सिंह जी भी राजनीतिक विश्लेषक इस बीच हमारे साथ जुड़ गए हैं। शैलेंद्र जी, जिस तरह से हम यहाँ पर देख रहे हैं कि भूपेंद्र चौधरी ने पीएम मोदी को 15 पन्नों की रिपोर्ट यहाँ पर सौंपी है, जिसमें हार के कारणों का जिक्र यहाँ पर किया गया है। कई वजह यहाँ पर बताई गई है, चाहे वो नीट परीक्षा को लेकर हो या फिर पेपर लीक का मामला यहाँ पर हो। इसके अलावा अधिकारियों और प्रशासन पर मनमानी का आरोप भी यहाँ पर लगाया गया है। साथ ही साथ उन्होंने कहा है कि यूपी में अब वक्त आ चला है कड़े फैसले लेने का। इसके क्या मायने हैं? वंदे मातरम जी। और सबसे पहले तो मैं अश्विनी उपाध्याय साहब को एक चीज बताना चाहता हूं कि अभी भी आप लोगों को समय है मंथन करने का कि आप चुनाव क्यों हारे, और ईमानदारी से। सच्चाई ये है कि आपके सीएम तो बहुत अच्छे कुशल प्रशासक हैं, लेकिन उन्हें संगठन का तजुर्बा नहीं है। और आपके डिप्टी सीएम मौर्य साहब जो हैं, उनको संगठन का बहुत अच्छा तजुर्बा है, उनको प्रशासन का नील बटे सन्नाटा जानकारी है। अभी पूरे 5 साल में हम लोगों ने देखा, पिछले 5 साल में भी और इधर भी हमने ये देखा कि मौर्य साहब की जो पूरी एक्टिविटी रही प्रशासक के तौर पर, वो जीरो रही, और योगी जी का पांव खींचने वाला रहा। और संगठन की चूंकि अभाव है जानकारी की, या संगठन से बहुत ज्यादा क्लोजली जुड़े नहीं रहे योगी जी, तो संगठन में क्या चल रहा है, तो इस तरीके से दोनों में समन्वय की निहायत कमी दिखी। एक तो उप मुख्यमंत्री और मुख्यमंत्री के अंदर, और संगठन और सरकार के अंदर। अब सरकार को ये सोचना होगा कि हमारे जो अच्छे कार्य हैं उसके ऊपर, जैसे अच्छा प्रशासन की बुलडोजर नीति बहुत हद तक सफल रही, जिसको कि मौर्य साहब कहते हैं कि ये नीति गलत थी, जबकि जनता के तरफ से आप पूरे तरफ एक सर्वे करा लें तो उनकी बुलडोजर नीति को बहुत अच्छा सराहा गया। इसके बाद इन्होंने राजपूतों को नाराज किया अपने बयानों से। गुजरात से लेकर के और उत्तर प्रदेश और बिहार के कोने तक इन्होंने राजपूतों के वोट गंवाए जी। अब इन्होंने दलितों को रिझाने के स्वरूप में दलितों को दिग्भ्रमित करने में सफल रहे। अखिलेश यादव और उनके जो यूपी के 2 लड़के हैं, वो दिग्भ्रमित करने में सफल रहे, और दलितों के वोट भी नहीं ले पाए, राजपूतों की वोट भी कटी। इसके बाद इनका जो पेपर लीक का मामला है, बड़ा ज्वलंत मुद्दा है, नौजवानों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। हजारों हजार करोड़ रुपए का चंदा उसमें फी वसूल लिया जाता है, और वसूलने के बाद अगर मान लीजिए कि उनकी एग्जाम कैंसिल कर दी जाती है, पेपर लीक हो जाता है, तो ऐसे बच्चे मोरली रूप से टूट जाते हैं, और कहीं न कहीं सरकार में, इलेक्शन में इसका खामियाजा भुगतना पड़ता है सरकार को। अब इन चीजों को देखते हुए इन्हें इन जो मैंने मुद्दे बताए, उन मुद्दों पर इनको अपना काम करना होगा, तभी जाकर के होगा। अब मैं धर्मेंद्र सिंह जी से पूछना चाहता हूँ कि धर्मेंद्र सिंह जी, आपने सरकार की सारी कमियां बताई, लेकिन अभी भी जो आप उपचुनाव है उसमें आप जा रहे हैं पीडीए का मुद्दा को लेकर के। पीडीए में क्या आपको अगरों की वोट नहीं चाहिए? यह आप क्लियर अभी मंच से बता सकते हैं, और सम्मानित चैनल पे आप बैठे हुए हैं, वहां से बताइए कि आपको अगरों की वोट नहीं चाहिए, क्योंकि पीडीए में तो कहीं अगरों का कोई गुंजाइश होता नहीं दिखता। जी बिल्कुल बिल्कुल। मुलायम सिंह जी, धर्मेंद्र जी कुछ कहना चाहते हैं, उनसे सुन लेते हैं जी।
माननीय मुलायम सिंह यादव जी हरदम अगरों को भी साथ लेकर के चलते थे और पिछड़ों को भी साथ लेकर के चलते थे। तो जिस तरीके से आपकी नीतियां पिछले चुनाव में आप समझ रहे हैं कि लोकसभा चुनाव में आपकी पीडीए सफल रही है और आप दलितों को बरगलाने में सफल रहे कि संविधान खतरे में है, लेकिन बहुत हद तक इन दिनों में चुनाव से लेके अब तक दलितों को भी समझ में आ गया है कि संविधान खतरे में नहीं है, जो विपक्ष था वो खतरे में था। और इस तरीके से इन्होंने अपना एक मुद्दा बना करके मुद्दे को पलटने की कोशिश की और बहुत हद तक सफल भी हुए। तो अगले चुनाव में जब आप जा रहे हैं अपने उपचुनाव में, तो क्या आपको अगरों की वोट भी चाहिए या केवल पीडीए के वोट से आपका काम चल जाएगा?